हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे अनिका की स्टोरी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि एक स्त्री पीछे से अनिका के ऊपर वार करती है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाती है तो रोहित बीच में आ जाता है। यह निशाना अनिका के सिर पर साधा गया था। रोहित का कद अनिका के कद से ऊंचा था, इसलिए उसके बीच में आने पर यह गोली रोहित के गर्दन के किनारे से छूते हुए निकलती है। यह देखकर अब्दुल्ला के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोहित इस तरह बिना किसी सिक्योरिटी के यहाँ मौजूद था। वह रोहित को गोली लगते ही अपनी सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसे कवर देते हुए चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक इसी वक्त अनिका भी रोहित की तरफ दौड़ती है। उधर रोहित अपनी जगह से 2 कदम से आगे नहीं बढ़ पाता। उसका सिर घूमने लगता है और आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। अपनी ही जगह पर खड़े खड़े वह अपने शरीर का संतुलन खोते हुए घुटनों के बल आ जाता है। रोहित के पास पहुंचने के बाद उसकी चोट को देखकर अनिका को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि रोहित की गर्दन के पास लगे घाव को तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसका ब्रेन डेड होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अनिका के पास बहुत कम वक्त था। हालांकि गोली छू कर निकली थी, लेकिन घाव काफी गंभीर था क्योंकि चोट सिर के बिल्कुल करीब लगी थी और वह गोली उन नसों को भेद गई थी जिनका सीधा संबंध सिर से था। अनिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह गुस्से से कहना चाहती थी, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा था? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन यह गुस्सा दिखाने का सही वक्त भी नहीं था। वैसे भी इन बातों से कोई लाभ भी नहीं होने वाला था। वक्त था जब अनिका अपनी डॉक्टरी की कुशलता का इस्तेमाल करती। अनिका अपने हाथ की घड़ी में वक्त देखती है। बड़ी ही तेजी से अनिका के दिमाग में अलग अलग तरह की कैलकुलेशन एक साथ घूमने लगती है। यहाँ से अस्पताल पहुँचने में कितना समय लगेगा, रोहित के पास इलाज के लिए कितना समय है, कितनी देर होने पर रोहित को कितना नुकसान हो सकता है, यह सब पूरा कैलकुलेशन सोचकर अनिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। इस वक्त वह बेहद मजबूर थी। अगर वह आसपास के किसी अस्पताल में जाकर रोहित को इलाज देती तो उसकी हकीकत दुनिया के सामने आ जाती। लेकिन अब इस बात से अनिका को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब विषय रोहित की जिंदगी का था। अब यदि किसी बात से अनिका को फर्क पड़ता था तो वह रोहित की जान को किसी भी तरह से बचा लेने से। अनिका निश्चय करती है कि वह करीब से करीब मौजूद नर्सिंग होम या अस्पताल तक रोहित को ले जाएगी और उसका इलाज करेगी। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह थी कि आसपास इलाज करने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां तक 15 मिनट में पहुंचा जा सके। तभी अनिका महसूस करती है कि रोहित के शरीर का रंग बदलने लगा है। अब अनिका के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसे यह समझने में अधिक वक्त नहीं लगता कि वह गोली सामान्य गोली नहीं थी। रोहित के शरीर में किसी खास तरह के केमिकल या फिर आसान भाषा में कहें तो जहर फैल रहा था। इससे भी ज़्यादा समस्या यह थी कि गोली के सिर के एकदम पास से गुजरने की वजह से यह रिएक्शन दिमाग में और भी जल्दी होने वाला था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के साथ सबसे पहले दिमाग प्रभावित होने वाला था। अब अनिका रोहित का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज गिनने लगती है। रोहित की हालत देखकर अनिका के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह रोहित के चेहरे पर हाथ रखकर उसे थपकी देते हुए आज जगाने की कोशिश करती है। रोहित, तुम मुझे सुन रहे हो ना? आंखें बंद मत होने दो, आंखें खोलो रोहित। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते मिस्टर मारवा। तुम मुझे सुन रहे हो ना? मैं कुछ कह रही हूँ, आंखें खोलो। जब रोहित आंखें नहीं खोलता तो अनिका उसे जोर से झंझोड़ते हुए बहुत जोर से चिल्लाती है, मिस्टर मारवा। अनिका की तेज आवाज से रोहित लंबी सांस खींचते हुए अपनी हल्की सी आंखें खोलता है। अनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे रोहित का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि यह वक्त भावुक होने या टूटने का नहीं है। वह झट से अपनी आंखों से आंसू साफ करती है और उसके बाद वह वहाँ मौजूद गार्ड्स को इशारा करती है कि वे रोहित को उठाकर गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करें। ठीक इसी वक्त अचानक से मक्खियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं। उनकी आवाज़ से उनकी मौजूदगी का पता चल रहा था, पर हैरानी की बात यह थी कि यह जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। जो भी कोई उन्हें देखता वह असमंजस की स्थिति में आ जाता। सभी के दिमाग में एक ही बात थी, न जाने यह किस तरह की मक्खियां हैं या फिर किसी तरह के जुगनू है। ये कीट तेजी से घूंघट पोष स्त्रियों के कपड़ों और घूंघट में प्रवेश कर जाती हैं और इसके कुछ ही सेकंड बाद वह स्त्रियां चीख मारती हुई सुनाई देती हैं। दरअसल ये कीट पतंगे जो मक्खी थे अथवा जुगनू बड़ी ही तेजी से उनके कान और नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। करीब आधे मिनट के अंदर अंदर ही वह सभी स्त्रियां जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती हैं।
इन कीट पतंगों ने मारवा सिक्योरिटी को भी नहीं बख्शा था। आखिर कीट पतंगों की इंसानों से क्या दोस्ती, उनके लिए सब एक समान थे, लेकिन फिर भी भेदभाव साफ दिखाई देता है। इन कीटों की वजह से जहाँ स्त्रियां जमीन पर गिरी हुई दिखाई दे रही थी, वहीं उनके मुकाबले में खड़ी मारवा सिक्योरिटी के गार्डों की स्थिति कुछ और ही थी। इन कीटों ने गार्ड को गर्दन के पास अथवा माथे पर डंक मारा था, जिसकी वजह से सभी को डंक लगने की जगह पर तेज चुभन होती है। सभी के हाथ उस जगह को रगड़ने लग जाते हैं और इसके 15 सेकंड बाद भी सभी अपनी अपनी जगह पर जमे हुए दिखाई देते हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। जो जिस अवस्था में था वह उसी अवस्था में मूर्तिवत हो जाता है। किसी का मुंह खुला दिखाई दे रहा था, किसी का हाथ गर्दन पर था, तो किसी ने आंखें बंद करके हाथ को माथे पर रखा हुआ था। कोई सीधा खड़ा था तो कोई टेढ़ा। अब सवाल यह था कि क्या यह भेदभाव स्त्री अथवा पुरुष होने के कारण था। दरअसल यह भेदभाव कोई स्त्री पुरुष के कारण नहीं था, लेकिन असल भेदभाव तो तब दिखाई देता है जब यह कीट पतंगे ना अनिका को कुछ कहते हैं और ना ही रोहित को। शायद इसकी वजह यह थी कि वे दोनों जमीन पर बैठे हुए थे। अनिका यह सब देख रही थी, लेकिन रोहित को संभालने के चक्कर में वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। उसकी आंखें तेजी से सब कुछ देख रही थी। इस वक्त अनिका का दिमाग उससे भी ज्यादा तेज चल रहा था। वह अपने और रोहित के बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना अब घटती है। अचानक से साफ सुथरे मौसम में तूफान जैसी हवा का आगमन होता है। अनिका महसूस करती है कि दमयंती की सारी सेना जमीन पर धराशायी पड़ी थी। तो वहीं मारवा सिक्योरिटी खड़ी हुई अचेत थी। किसी को भी होश नहीं था। अब अनिका जिस ओर से हवा आ रही थी उसी ओर देखती है। यह तेज हवा मौसम में अचानक आया बदलाव नहीं था, बल्कि यह तेज हवा आसमान से नीचे उतरते हुए किसी हेलीकॉप्टर जैसी संरचना की वजह से थी। पर सोचने वाली बात यह थी कि उससे किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। अनिका अपनी आंखों के आगे से धूल को इधर उधर करते हुए जब ध्यान से देखती है तो महसूस करती है कि अनिका की ही कदकाठी का एक व्यक्ति उस हेलीकॉप्टर से उतरकर तेजी से अनिका की ओर दौड़ते हुए आ रहा था। उसने स्किन फिट सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके ऊपर से सफेद रंग का लंबा कोट भी। जब वह अनिका के पास पहुंचता है तो अनिका दंग रह जाती है और उससे भी अधिक अनिका को खुशी महसूस होती है। यूं तो अनिका को पूरा भरोसा था कि वह रोहित को कुछ नहीं होने देगी, लेकिन अब उसे पक्का विश्वास हो जाता है कि अब रोहित को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त अनिका से भी बेहतर डॉक्टर उसके सामने था। यह और कोई नहीं बल्कि खुद स्वाति मल्होत्रा थी। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि स्वाति ऐसी किसी विपरीत परिस्थिति में अनिका का साथ देगी। जिस रोहित को अनिका जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसी रोहित पर स्वाति शक की निगाह रखती थी। आज उसी रोहित की ऐसी अवस्था में स्वाति उसकी मदद के लिए इस तरह प्रकट हो गई थी कि अनिका के लिए यह अकल्पनीय था। अनिका समझ जाती है कि वह कीट जैसी चीज मात्र छोटे छोटे यंत्र थे जिन्होंने अभी अभी बड़े बड़े हथियारों को फेल कर दिया था। उनका आविष्कार भी स्वाति ने खुद किया था और अभी अभी उनका इस्तेमाल अनिका की मदद के लिए किया था। अनिका के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। स्वाति कहती है, जल्दी करो अनिका, हमारे पास वक्त कम है। डैमेज जितना ज्यादा होगा इलाज में वक्त भी उतना ज्यादा लगेगा और रिकवरी में भी। ऐसा कहकर वह रोहित को उठाने की कोशिश करती है। रोहित की आंखें एक बार फिर से बंद हो चुकी थी। उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अनिका झट से अपनी माँ का साथ देते हुए रोहित को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ जाती है। वह दोनों बड़ी ही सावधानी से रोहित को लिटा देती है। हेलीकॉप्टर में पहुंचने के तुरंत बाद अनिका को वहां पर फर्स्ट एड की सभी चीजें दिखाई देती हैं। स्वाति अनिका को इशारा करती है। अनिका झट से रोहित को जरूरी इंजेक्शन और दवाइयाँ देने लगती है। स्वाति ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब स्वाति अनिका को तसल्ली देते हुए कहती है, घबराओ मत, उसे कुछ नहीं होगा, क्या तुम नहीं जानती। इतना कहने के बाद स्वाति अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा लेती है और वह हेलीकॉप्टर को उड़ाकर अगले 10 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी जगह पर ले जाकर लैंड कर देती है जिसकी संरचना किलानुमा थी। यह दिल्ली का ही एक सुनसान खंडहर था। स्वाति और अनिका रोहित को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां बने हुए एक छोटे से खुफिया दरवाजे से होते हुए अंडरग्राउंड में ले जाती है। किसी को जरा भी अनुमान नहीं हो सकता था कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में कोई आधुनिक प्रकार की बेमिसाल लैब बनाई गई होगी। आज रोहित का इलाज अनिका नहीं बल्कि खुद स्वाति करती है और अनिका उसके असिस्टेंट के तौर पर मदद करती है।
उधर लगभग 20 मिनट बीतने के बाद धीरे धीरे पूरी मारवा सिक्योरिटी होश में आ जाती है। जब वह सभी चेतना में लौट आते हैं तो सबसे पहले अनीका और रोहित को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसपास उन दोनों में से किसी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उनका ध्यान दमयंती देवी की भेजी हुई लड़ाकू स्त्रियों पर जाता है। वह सभी जमीन पर बेहोश पड़ी दिखाई देती है। अब अब्दुल्ला अपने एक साथी को इशारा करता है। जब वह उनमें से कुछ स्त्रियों की नाक के आगे हाथ रखकर चेक करता है तो अब्दुल्ला की तरफ देखकर नाम में अपनी गर्दन हिला देता है, जिसका अर्थ था कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। इस बार अब्दुल्ला बाकी साथियों को भी इशारा करता है। वह सभी अपने आसपास गिरी हुई स्त्रियों की नब्ज और सांसों से पता करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ही उन स्त्रियों में से कोई भी जीवित भी नहीं थी। अब अब्दुल्ला अपनी आधी टीम को अपने साथ चलने का इशारा करती है और बाकी की आधी टीम को मर्द औरतों के शवों को ठिकाने लगा कर आने के लिए कह देता है। इधर मारवा हाउस में प्रीति अब तक वापस लौट आई थी। भूमिका और निखिल की तरह ही वह भी अनीका और रोहित की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन फिर भी वह बेहद परेशान थी क्योंकि वह जो रिपोर्ट लेकर आई थी उसे देखकर उसका सिर घूम रहा था। इससे भी विशेष बात यह थी कि जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रीति गई थी उसे उन सभी सवालों के जवाब मिल भी गए थे, लेकिन जब राज लक्ष्मी के पास कई सवाल इकट्ठे हो गए थे जिनके जवाब वह खुद ढूंढने वाली थी, इसके बारे में वह प्रीति से जिक्र तो नहीं करती, लेकिन इसके लिए उसने प्रीति से कुछ ब्लड सैंपल भेज देने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करूंगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।